नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, 23 नवंबर के रिजल्ट्स आने के बाद से ही लगातार एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के तमाम नेता ईवीएम और चुनाव आयोग को निशाने पे लिए हुए हैं। तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं, लगातार हम आपको रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं। अब इन सबके बीच एक बड़ी खबर हम आपको देते हैं, जो हमारे पास रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं कि महाराष्ट्र में 137 ईवीएम मशीनों की जांच का आवेदन 11 उम्मीदवार जो कैंडिडेट खड़े थे एमबीए के, उन्होंने 66 लाख का भुगतान किया है और इसकी जांच की मांग की है, जिसमें से एक शरद पवार के जिनके लिए खड़े थे योगेंद्र पवार, जो कि भतीजे हैं अजित पवार के, वो भी इसमें शामिल हैं, जिन्होंने भुगतान करके अब इसके जांच की मांग की है। पूरी खबर क्या है मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। महाराष्ट्र में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में 11 उम्मीदवारों ने अपने जिलों की 137 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम के माइक्रो कंट्रोलर की जांच की मांग की है। जो माइक्रो कंट्रोलर होता है उसकी जांच की मांग की है। इसके लिए कुल मिलाकर लगभग 66.64 लाख यानी कि 66.5 लाख रुपए का भुगतान भी किया गया है। इन उम्मीदवारों में कौन कौन है देखिए। एनसीपी, जो शरद चंद्र पवार की एनसीपी है, शरद पवार की, उनके बारामती के उम्मीदवार योगेंद्र पवार भी शामिल हैं। एनसीपी शरद पवार के ही हडसपर के उम्मीदवार प्रशांत जगताप और कांग्रेस के पुणे छावनी उम्मीदवार रमेश बागवे शामिल हैं, जिन्होंने ये बड़े बड़े नेता हैं दोस्तों, जो कि इस आवेदन को उन्होंने किया है। इन्होंने ईवीएम की जांच के लिए जिला प्रशासन को आवेदन सौंपा है। ये आवेदन चुनाव परिणाम घोषित होने के 7 दिनों के अंदर जमा करने थे। ये समय सीमा शुक्रवार को समाप्त हो गई है। वैसे आपको बता दें कि किसी भी विधानसभा की 5% जो ईवीएम की जांच की मांग उम्मीदवार कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक जो उम्मीदवार चुनाव में दूसरे और तीसरे स्थान पर रहते हैं, वो एक लिखित आवेदन देकर किसी विधानसभा में इस्तेमाल की गई 5% ईवीएम के माइक्रोचिप के वेरिफिकेशन की मांग कर सकते हैं। तो ये जो मांग है, ये अब एमवीए के नेताओं की तरफ से कर दी गई है दोस्तों। अभी 1-2 ईवीएम नहीं बल्कि 137, और इसमें से 11 उम्मीदवार ऐसे हैं जो कि बड़े नेता हैं। उसमें से मैंने 3-4 जो प्रमुख नाम है वो मैंने आपको बताए। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों ने कहा है, उन्होंने इन आवेदनों के बारे में राज्य के मुख्य चुनाव ऑफिस को जानकारी दे दी है। हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार चीफ इलेक्टोरल ऑफिस के आदेश पर एक मॉल पोल आयोजित किया जाएगा। उम्मीदवारों, कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट बनाने वाले फर्मों के इंजीनियरों की मौजूदगी में जांच की जाएगी। तो अब इस पर जो है सबकी नजर रहने वाली है दोस्तों, क्योंकि अब वो समय आ गया है जब एमबीए के नेता अपनी मांगों को लेकर के आवेदन कर रहे हैं और अब जांच की ओर जो है वो बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि एनसीपी, जो पवार की एनसीपी है, उनके जो जगताप है, हडसपर से जो जगताप है, निर्वाचन क्षेत्र में इस्तेमाल किए गए 237 ईवीएम की जांच की मांग उन्होंने अकेले की है, जो जिले में सबसे ज्यादा है। इसके बाद चिंचवाड़ क्षेत्र से राहुल कलाटे ने 25 ईवीएम की जांच की मांग की है। और वहीं हम बता दें कि जगताप ने इसके लिए 12 लाख रुपए और कलाटे ने 11 लाख रुपए का भुगतान भी किया है। वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार संजय जगताप ने 9.9 लाख रुपए देके 21 ईवीएमओ की जांच की मांग की है। तो ये तमाम नेता जो है वो लगातार अब जांच की मांग उठा रहे हैं, जिसके लिए भुगतान भी कर दिया गया, आवेदन भी कर दिया गया है और अब जल्द से जल्द जो है इसका जांच भी शुरू हो जाएगा। जगताप ने बताया कि उनके क्षेत्र में कुल 532 बूथ हैं। उन्होंने 5% ईवीएम की जांच की मांग की है, जिसमें 27 ईवीएम शामिल हैं और उन्होंने इन क्षेत्रों में मतदाता उनके पक्ष में थे और परिणाम देखकर उन्हें हैरानी हुई कि जीतने वाले उम्मीदवार को इन क्षेत्रों में सभी वोट कैसे मिल गए। तो ये एक बड़ी बात जिसकी हैरानी सारे एमबीए के नेता जता रहे हैं। अब देखिए, जांच की बात है, जांच जो है आगे बढ़ेगी, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें अजीत पवार, जो कि उप मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, अभी वापस से सरकार बनेगी, गठन होगा, देखेंगे कौन सा पद मिलता है, तो उन्हें उनके सामने जो योगेंद्र पवार थे बारामती से, क्योंकि आपको याद होगा कि सुमित्रा पवार, अजीत पवार की जो धर्म पत्नी है, वो हार गई थी सुप्रिया सुले के सामने, लेकिन यहां पर अजीत पवार जीत गए। तो योगेंद्र पवार ने भी जो आवेदन दिया हुआ है। हालांकि योगेंद्र पवार ये जरूर कहते हैं कि उनके सामने एक बड़े प्रतिद्वंदी थे, लेकिन उन्होंने फिर भी जो है जांच का जो है वो आवेदन दिया हुआ है। लेकिन उसके साथ ही साथ जो पुणे के बाकी के जो उम्मीदवार थे, जिन्होंने आवेदन दिया है और भुगतान किया है, पेमेंट किया है,
उनके सपोर्ट में बोलते नजर आए और बोलने की जांच बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों देखिए, योगेंद्र पवार भी है, साथ ही साथ शरद पवार की एनसीपी के और कई बड़े नेता हैं, कांग्रेस के भी सारे बड़े नेता हैं। अब इन्होंने जिस तरीके से लीगली, जिस तरीके से आगे जांच की मांग की जानी चाहिए, जो चीजें प्रोसेस में की जानी चाहिए, वो सारी चीजें जो है अब की गई हैं। और कहा जा रहा है कि जो अधिकारी हैं वो भी वहां पर मौजूद होंगे और सबकी मौजूदगी में जो है पूरा प्रोसेस जो है लीगली आगे जांच जो है वो किया जाएगा। तो दोस्तों देखिए, ईवीएम को लेकर लगातार हमने देखा था कि कैसे 23 तारीख के बाद से ही एमबीए गठबंधन, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के जो बाकी के भी दल हैं वो लगातार सवाल खड़े कर रहे थे, लगातार चर्चा का विषय बना हुआ था ईवीएम, खासकर से हरियाणा के बाद से ही। हालांकि इस पर डिस्कशन तेज हो गया था, लेकिन महाराष्ट्र के रिजल्ट आने के बाद, जो कि बिल्कुल शॉकिंग थे, शॉकिंग इसलिए नहीं थे क्योंकि महायुति जीती है, इसीलिए क्योंकि जिस तरीके से, जिस मार्जिन से जीते हैं, जिसकी उम्मीद खुद मायावती के नेता भी नहीं लगा रहे थे, अकेले बीजेपी 130 क्रॉस कर जाती है और उसके बाद तीनों एमबीए गठबंधन के दल मिलकर 50 का आंकड़ा भी नहीं छू पाते हैं और जितना अकेले अजीत पवार लाते हैं उतना पूरा एमबीए गठबंधन लेके आता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसको लेकर के नेता शौक में थे और वो जांच की मांग कर रहे थे। तो अब देखना होगा कि क्या चुनाव आयोग जिस तरीके से 3 दिसंबर को भी कांग्रेस के मंत्रिमंडल से उनकी मुलाकात होनी है और इधर महाराष्ट्र में भी जांच जो है वो आगे बढ़नी है, तो सबकी नजरें इस पर होंगी कि आखिर जो सवाल खड़े किए जा रहे थे क्या वाकई में इसमें कोई गड़बड़ी आती है। अगर गड़बड़ी आती है, मान लीजिए अगर ऐसा सोच के चले कि अगर मान लीजिए कहीं ऊपर नीचे कुछ होता है, तो क्या महाराष्ट्र के चुनाव दोबारा करा जाएंगे क्या, या फिर क्या हो सकता है इसके बाद का स्टेप, ये भी अपने आप में सोचने वाली बात होगी। तो ये तमाम चीजें जो है वो अब सामने आ रही है, सामने देखने वाली बात होगी। हालांकि मैंने आपको बताया कि हरियाणा के बाद से ही सवाल उठ रहे थे, लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव के बाद अब ये बहुत ज्यादा जोर पकड़ लिए हैं और हमने देखा कि मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार जो रैलियां कर रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, वहां पर बार बार ईवीएम का जिक्र कर रहे हैं और बार बार ये जोर दे रहे हैं कि अब बैलेट पेपर पे चुनाव होना चाहिए, ना कि ईवीएम पे। तो कांग्रेस पूरा जो है आर पार की लड़ाई में दिखाई दे रही है ईवीएम को लेकर के, और महाराष्ट्र में भी जो बाकी के दल हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो भी अपने अपने लेवल पर अब ईवीएम को लेकर के जो लड़ाई है वो तेज कर चुकी है। तो खैर देखना होगा कि आने वाले समय में आखिर क्या इसका जो है वो रिजल्ट आता है, जो कुछ भी प्रोसेस चल रहा है, जांच की बात की जा रही है, कि आगे क्या आएगी इस पर भी हमारी नजर रहेगी और जैसे ही हमारे पास अपडेट आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे किसी बड़ी खबर पर। तब तक के लिए नमस्कार।